वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम मामला आपके पेशे खिदमत है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के अस्पतालों में बेकायदगियों की रिपोर्ट सामने आई है। कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स किराए अदा नहीं कर रहे हैं तो कहीं यूटिलिटी बिल्स का मसला है। बाज़ अस्पतालों में टीचिंग स्टाफ को ऐसे अलाउंसेस दिए गए हैं जिसके वो हकदार ही नहीं थे। इस तरह बाज़ अस्पतालों में जो अद्वियात सप्लाई की गई हैं वो तैयारी की तारीख से 2 माह कबल ही अस्पताल पहुंच गई। जी हाँ, अस्पतालों के अंदर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रैक्टिस के तहत शाम के औकात में प्राइवेट क्लिनिक खोल दिए गए तो उसका मुनाफा डॉक्टर्स और अस्पताल को जाता रहा, लेकिन ये मुनाफा अस्पताल रिकॉर्ड में कुछ और है और बैंक के रिकॉर्ड में कुछ और है। और कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर्स और नर्सों को हॉस्टल में रहने की सहूलत दी गई है। हॉस्टल में रहने वाली नर्सों और डॉक्टर्स ने एयर कंडीशनर्स चलाए और दिल खोल कर बिजली इस्तेमाल की। उनसे बराए नाम यूटिलिटी चार्जेस लिए गए, जबकि अस्पताल को उनकी जगह करोड़ों रुपए अपनी ही जेब से भरने पड़े हैं। इन तमाम स्टोरीज पर काम किया है हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज ने। उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। मुमताज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस सूबे के एक अस्पताल में एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने का ठेका दिया गया था। वो अपना मुनाफा जेब में डालता रहा लेकिन अस्पताल के वाजिबात अदा नहीं किए। क्या तफसीलात हैं, बताइएगा जरा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि सवाबी में है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये उसी की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने के लिए कहा गया। 2018 में उनको ठेका दिया गया था और 10 साल के लिए ठेका दिया गया और इस ठेके के तहत उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अस्पताल में जितनी भी ज़रूरी जो अद्वियात हैं उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और इसके अलावा जो फार्मेसी अस्पताल के अंदर उसे कायम करने दी गई उसका किराया और उसके जो बिजली और दीगर जो यूटिलिटी की जो बिल्स हैं वो उसने खुद ही अदा करने थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो पहली ही रोज से जितनी भी उसके बिल थे और जितना भी किराया था वो अदा नहीं कर सका। फार्मेसी से जितना भी मुनाफा आता रहा वो तो अपनी जेब में डालता रहा, लेकिन होते होते जो उसकी यूटिलिटी के जो बिल्स हैं और जो किराया है वो 1,30,00,000 रुपए तक पहुंच गया। जब अस्पताल की इंतजामिया ने उस पर एक्शन लिया और उनको कहा कि वो चूंकि किराया नहीं दे रहे हैं और इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो उसके जिम्मे बकाया हैं, तो उन्होंने तकरीबन कोई 51 लाख के करीब अदायगी तो कर दी, लेकिन जो 1,30,00,000 टोटल 1,82,00,000 की जो बकायाजात थे उसमें 1,30,00,000 के बकायाजात उसके ज़िम्मे अब भी रहते हैं। बार बार उसको यकीन दहानी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मेसी तो चलती रही है। 2028 तक वो यही फार्मेसी चलाते रहेंगे, लेकिन ये जो बकायाजात हैं ये उनके ज़िम्मे जमा होते रहेंगे और इसी तरह से वो अदायगी नहीं कर रहे हैं। तो इस किस्म के ये एक कहानी नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों में भी ऐसी ही मुख्तलिफ कहानियां हैं कि कोई जो है किराया अदा नहीं करता, कोई यूटिलिटी के बिल्स अदा नहीं करते। तो ये एक लंबी कहानी है। अगर आप उसकी बात करें, इसी तरह की एक और कहानी है खैबर टीचिंग अस्पताल में। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं जो हॉस्टलों में मुकीम हैं, अस्पताल की तरफ से उन हॉस्टलों में उनको क़याम दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन हॉस्टलों के बिजली के जो बिल्स हैं और जो गैस के जो बिल्स हैं वो ज़्यादातर हिस्सा उसका अस्पताल अपने पले से उसमें डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मुलाजिमीन से कटौती की गई है ये यूटिलिटी बिल्स की मद में वो सिर्फ 26,94,000 है। अच्छा। और जो अस्पताल की तरफ से अदायगी की गई है वो करोड़ों में है। अगर ये 26,94,000 इससे मिला किया जाए तो हॉस्टलों में रहने वाले डॉक्टरों और नर्सों की जगह अस्पताल ने अपने पल्ले से कोई 25 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की है। मतलब बगैर उनको कहे हुए कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं, कैसे बर्दाश्त कर पाता है इतनी एक्स्ट्रा अदायगियां? यही तो वजह है। और ये इसमें अजीबोगरीब बात तो एक ये भी है कि इन डॉक्टरों और नर्सेज से कहा गया है कि वो माहाना बिजली का जो गैस का जो बिल है वो सिर्फ 300 रुपए अदा करेंगे। हालांकि हीटर और ये दूसरी जो खाने पकाने की जो सहूलत है वो भी इसे फराहम की गई है। अब गैस के बिलों को देखें और 300 रुपए माहाना उनकी अदायगी की जो जिम्मेदारी है वो देखें। सिर्फ यही नहीं, जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज
इन हॉस्टल्स में, इस एकोमोडेशन में जो एसी चला रहे हैं वो उसके सिर्फ 2,000 रुपए माहाना देने के पाबंद हैं। हालांकि उनका जो बिल है, आप एक छोटा सा घर हो तो उसका बिल जो है वो 25 और 30,000 रुपए से उस वक्त कम नहीं आता कि जब वो सिर्फ 5-6 घंटे एसी चला रहे हों। अब ऐसे हाल में उनकी जगह 2,000 रुपए, वो तो 2,000 रुपए बिल एसी का दे देते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की जो बिल्स हैं वो अस्पताल की जानिब से अदा की जा रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद जो हॉस्टलों में रह रहे हैं और जिनकी जगह हॉस्पिटल्स जो हैं वो अदायगी कर रहे हैं, वो की तादाद 905 के करीब है। और यहाँ तशवीश की बात तो ये है कि ये सारे हॉस्पिटल्स बशमूल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ पे ये अदायगी की जा रही है, उनके ज़िम्मे ये सब के सब खसारे से दो चार हैं। अच्छा। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इन्हें तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होता और ये हुकूमत के ग्रांट पे चलते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उनको वन टाइम ग्रांट मिलता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अखराजात होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। अब अगर उस ग्रांट में से ये लोग यूटिलिटी के बिल्स और जो दूसरे अखराजात हैं जो हॉस्टलों के डॉक्टरों और नर्सों की जगह जो दे रहे हैं, तो जाहिर है जो मरीज की जो वेलफेयर के लिए जो फंड्स आएंगे वो कैसे वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। जितने भी करोड़ों रुपए हैं वो तो यहाँ पे लग गए, तो जो मरीज की फलाह बहबूद के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं। चाहिए तो ये था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये नर्सेज हैं, ये इन्हीं हॉस्टलों में क़याम करते, लेकिन इनके जो बिल्स हैं उनको कहा जाता कि जितना आप बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी आपकी कंजम्पशन है उसके मुताबिक आप बिल दें, जहाँ जिस तरह से हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि हमने तो ये भी सुना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं जब उनका तबादला होता है तो वो तब्दील होने के बाद कई माह जो है वो अपनी सरकारी रिहाइशगाहें नहीं छोड़ते हैं। अब तो रिटायरमेंट के बाद एक डॉक्टर जो है वो भी सरकारी रिहाइशगाह छोड़ने से इनकारी होता है, तो वो क्यों होता है? क्यों उनसे सरकारी रिहाइशगाह वापस नहीं ली जाती? जी बिल्कुल, इस तरह की ये स्टोरी जो है वो मर्ज अजला में सामने आई है। जो साबिक कबायली इलाका जात थे, वहाँ पे अगरचे डॉक्टर्स जो हैं वो जाने से कतराते हैं, तो उनके लिए बाकायदा तौर पे एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाता है, उन्हें बंगले दिए जाते हैं और वो फिर मतलब जितना अरसा वो इस हॉस्पिटल में होते हैं तो वो बंगला उसके साथ ही होता है और उसी में वो रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो एक अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना, जो कि वजीरिस्तान में है। ये एक फार फ्लंग एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेहत की सहूलियात इंतहाई कम दस्तयाब हैं। तो इस जिले में एक फीमेल डॉक्टर थी, वो जब तैनात हो गई तो वो वहां पे ड्यूटी देती रही, उन्हें एक सरकारी बंगला भी रहने के लिए दिया गया। तो उसको रिटायर्ड हुए कोई 10 साल हो गए हैं। अच्छा। और 10 साल से वो इसी बंगले में रिहाइश पजीर है और उसका ना तो उसने कोई किराया दिया और ना ही इस जो महकमा सेहत है उसके नोटिस पे वो इस बंगला वो खाली तो ऐसे अफराद पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत की जानिब से उन्हें यही चेक एंड बैलेंस अगर होता तो 36 लाख रुपए की रिकवरी उससे होनी है, लेकिन अभी तक 10 साल गुजरने के बावजूद भी उनसे 36 साल की रिकवरी ना हो सकी। और इस वक्त भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उस रिटायर्ड जो डॉक्टर है उससे वो रिकवरी हो जाए, लेकिन वो अभी तक उससे रिकवरी करने में नाकाम है। कई दफ़ा उन पे ये ऑब्जर्वेशन लगाई गई और उनको ये कहा गया, महकमा सेहत ने जो मुतालिका हॉस्पिटल्स हैं उसके इंचार्ज से भी ये बात की कि जो रिकवरी है वो उस डॉक्टर से की जाए, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। ये भी एक वाहिद मिसाल नहीं है, इस तरह की दीगर भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं और दीगर जो अमला है वो कई सरकारी रिहाइशों में वो मुकीम है, लेकिन ना तो वो किराया दे रहे हैं और ना ही उनसे जो बकाया जाते हैं वो वापस लिए जा सके। यहाँ फरजाना मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन सरकारी रिहाइश गाँव में रहने के लिए सिर्फ 6 महीने दरकार होते हैं। जब कोई अफसर, जब कोई डॉक्टर, जब कोई दूसरा जो उस बंगले में या उस क्वार्टर में या उस अपार्टमेंट में रहता है तो 6 महीने का टाइम होता है रिटायरमेंट के पास के बाद। वो 6 महीने जब उसको पूरे हो जाते हैं तो उससे वो जगह जो है वो खाली करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन इस केस में ये नहीं हो सका और काफी ऐसी दूसरे घर भी हैं कि जहाँ पे मुलाजमीन जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं, वही फैसिलिटी उसको एंजॉय करते हैं और बाद में वो उसकी जो किराया है वो उसको नहीं देते, उसकी पेंशन से कटौती का कोई तरीकाकार नहीं है। तो इस किस्म की मिसालें काफी ज्यादा। उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, जब दूसरे किसी डॉक्टर की वहां पर हायरिंग की जाती है तो फिर उसकी रिहाइश का इंतजाम कैसे किया जाता है? उसे कहाँ रखा जाता है फिर?
ये मसला सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि दीगर सरकारी मुलाजिमीन का भी है। सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो जब एक दफ़ा एक घर पर काबिज हो जाते हैं तो फिर वो सर्विस पूरे होने तक उस घर पर काबिज रहते हैं। अगरचे इस दौरान उनके तबादली भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करते, वो उन्हीं घरों में रहते हैं। दूसरा जो कोई ऑफिसर उसकी जगह आता है तो वो बेचारा धक्के खाता है, लेकिन उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। यही सूरत हाल यहाँ पे भी है और दूसरी जगहों पे भी है। खुसूसन ये जो बड़े शहर हैं इसमें ये मसला बहुत ज्यादा है। स्टेट ऑफिस होता है यहाँ पे, उनकी जानिब से उनको कहा जाता है कि आपकी बारी आएगी कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद। उस वक्त तक उस बेचारे अफसर का तबादला भी हो जाता है, लेकिन जिसका असर रसूख ज्यादा हो वो उसी घर में रह जाता है, और जो वहां पे ड्यूटी पर मामूर होता है वो बेचारा ऐसे ही धक्के खाता है। तो ये कई मिसालें माफिया मौजूद है। जी बिल्कुल, ये हर जगह पे है और सरकारी मुलाजिमीन में तो ये इंतहाई कुछ ऐसे अफसरान की मिसालें भी हैं कि जो 17 ग्रेड में भर्ती हो जाते हैं और वो जब 19 और 20 ग्रेड तक पहुंचते हैं तो उनको ये रिहाइश मिल जाती है, लेकिन या तो उस वक्त रिटायरमेंट के एज पे होते हैं और सिर्फ चंद महीने उन घरों में रह पाते हैं, या फिर वो फैसिलिटी वो हासिल ही नहीं करते, क्योंकि वो पूरी सर्विस वो इधर उधर किरायों के मकान में वो गुजारते हैं और उनको इसलिए ये घर नहीं मिलते कि या तो उसका कोई असर रसूख नहीं है, और या फिर अगर लीगली वो इसका इंतजार करे तो कई साल उसको गुजारने पड़ते हैं। तो इस किस्म की मिसालें बहुत सारी ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं दीगर महकमों में भी मौजूद हैं, और खसूसन ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो ये घर खाली ही नहीं करते और उन्हीं घर में वो रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं। जिस तरह से वाना में आपने ये हेल्थ की मिसाल जो मैंने आपको दी है, तो इस किस्म की दीगर भी ऐसी मिसालें मुख्तलिफ दीगर महकमों में भी मौजूद हैं। तो इसलिए हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि जो एकोमोडेशन की जो सहूलियात हैं, चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट उसको स्टेट ऑफिस जो है उसको डील करता है, तो इसलिए वो खुद को मुबर्रा कर देते हैं। लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट की मिसाल है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही उसको डील करता है। चाहिए था कि रिटायरमेंट के फौरन बाद 6 महीने बाद वो घर उनसे खाली करवा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग वहां पे रहते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो इसलिए भी नहीं जाते। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत ने सेहत के अमले के लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का ऐलान किया है और मेडिकल ऑफिसर्स को भी ये अलाउंस दिया जाता है, लेकिन नौशहरा की अगर बात करें तो वहां पर करोड़ों रुपए ऐसे डॉक्टर्स को हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की मद में अदा किए गए हैं जो इसके हकदार ही नहीं थे। तो ये क्या मामला था, क्या तफसीलात इस हवाले से सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत का एक दूसरा बड़ा इशू है और कई हॉस्पिटल्स में ये इशू जो है वो सामने आया है, लेकिन नौशहरा मेडिकल कॉलेज में ये जो इशू है इसकी वजह से जो खजाने को नुकसान पहुंचा है वो करोड़ों में है। कोई 2 करोड़ 28 लाख रुपए जो हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के नाम पे डॉक्टरों को दिए गए हैं, हालांकि वो इसके हकदार नहीं है। प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल का ऐलान किया गया था वो 60,000 रुपए माहाना का ऐलान किया गया था। इसी तरह से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में या जो लेक्चरर्स होते हैं उनको 42,000 रुपए माहाना के हिसाब से ऐलान किया गया था। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं वो जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वो 42,000 रुपए के माहाना के हिसाब से ये अलाउंस ले रहे थे, 80,000 रुपए के माहाना के हिसाब से ये अलाउंस ले रहे थे। इसी तरह मेडिकल अफसरान और जो डेंटल सर्जन हैं उनको भी 42,000 रुपए माहाना के हिसाब से हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाता रहा है। हुकूमत ने बाद में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट हैं और जो हेल्थ मैनेजर्स हैं, चूंकि वो बाकायदा तौर पर हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनकी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस में इजाफे का ऐलान कर दिया। अब हुकूमत की जानिब से जब इलामिया जारी कर दिया गया तो नौशहरा मेडिकल कॉलेज का जितना भी टीचिंग स्टाफ था उसको भी ये दिया गया। मतलब ये जो इजाफा था, ये जो टीचिंग कैडर के जो प्रोफेसर्स थे ये उनको नहीं देना था, बल्कि ये सिर्फ जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डेंटल सर्जन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो हेल्थ मैनेजर हैं, जो बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल्स में सिर्फ इन्वॉल्व रहते हैं, जिनका टीचिंग कैडर से कोई ताल्लुक नहीं था, ये उनके लिए था। तो उनको जब ये इजाफा दिया गया तो इस मुनासिबत से खजाने को 2 करोड़ 28 लाख रुपए का आखिरी सवाल कट इट शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। एक बहुत अहम सवाल हमने अपनी इस खबर के आगाज में वो की थी कि एक तरफ तो होता है कि एक्सपायर अद्वियात फराहम कर दी जाती हैं, जबकि कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों को जो अद्वियात सप्लाई होती हैं वो एक्सपायर तो नहीं होती, लेकिन बनने से पहले अस्पताल पहुंच जाती हैं। ये क्या माजरा है, इस हवाले से बस बता दें। जी बिल्कुल, ये एक स्टोरी सामने आई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बटखेला में,
जहां जो मेडिसिन सप्लाई किया गया, इसके साथ दीगर आइटम्स भी सप्लाई की गई, उसमें ये एडहेसिव टैप्स वगैरह और इस किस्म की दूसरी चीजें थी। लेकिन जो अद्वियात सप्लाई की गई, कोई 39 लाख रुपए की अद्वियात सप्लाई की गई, उसको जब चेक किया गया तो वो अद्वियात जो थी वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो उसकी तारीख है उससे 2 महीने पहले अस्पताल में पहुंच गई। यानी दिसंबर में ये जो मेडिसिन थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और ये अस्पताल में अक्टूबर में पहुंच चुकी थी। तो एक कंपनी की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग से 2 महीने पहले इस किस्म की अद्वियात का पहुंचना ये कुछ अजीब सी बात इसलिए है कि अगर वो इस पे डेट डाल लेते हैं तो इसका मतलब ये कि कौन फिर इस कंपनी के अद्वियात पे ये यकीन करेगा कि ये जो अद्वियात है ये वाकई इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये इसी डेट के अंदर है। तो ये इस किस्म की जो बेकायदगियां हमने आपके सामने रखी हैं, अगर सेहत के शोबे में इसी तरह की बेकायदगियां होती रहीं तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।